बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सबसे पहले आउटलाइंस में हम बैकग्राउंड देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम टॉर्शनल ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे, सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे और फिजिकल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। इस कोर्स को अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि उसमें हमने ऑसिलेटर को कहा था कि ऑसिलेटर एक सिस्टम है, ए सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग अबाउट ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड सच अ सिस्टम इज नोन एज एन ऑसिलेटर। इसमें है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें हमने एग्जांपल ली थी मैस स्प्रिंग सिस्टम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि जब ये सिस्टम मूव करेगा टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर जो ये मैस है ये इस मीन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा। तो ये जो मीन पोजीशन है ना, इसको स्टेबल रहना चाहिए, ये मूव ना करे। इसलिए इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए, इसको मूव नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई सिस्टम इस तरह से अपने मोशन को कंटिन्यू करे तो हम उसे कहते हैं कि ये ऑसिलेटर है। ठीक है, सिंपल इसके अंदर इसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, या और भी बहुत सारी एग्जांपल ली जा सकती हैं। इसी तरह सिंपल हार्मोनिक एंड ऑसिलेटर इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक इफ द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें ये होता है कि आपको पता है कि मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। मैस ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको फोर्स लगाकर हम जब हमने इसको फोर्स लगाई, इसको स्ट्रेच किया, तो मैस जो है वो इस मैस की पोजीशन ये बन गई। और उसके बाद जब जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। जो जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करते हैं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इस सिस्टम को दोबारा मीन पोजीशन पर लेकर आती है। तो इस जो सिंपल हार्मोनिक होती है उसके अंदर ये होता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ये रीस्टोरिंग फोर्स है। एक्चुअली एफ जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इस तरफ है या एक्स इस तरफ है, दोनों सूरतों में ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दोनों सूरतों में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। इसको एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं, जिसको हुक्स लॉ कहते हैं। तो जो नेगेटिव साइन है वो आपको पता है कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट टू ईच अदर होंगे। यानी तो इसमें एफ रीस्टोरिंग फोर्स है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो जब तक अगर यानी ये कंडीशन उस वक्त तक वैलिड रहेगी किसी स्प्रिंग में जब तक वो ये इस हुक्स लॉ को यानी हुक्स लॉ उसमें वैलिड होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद मतलब फोर्स रिलीज करते हैं और वो टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू करता है तो हम ये फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोर्स इतनी ज्यादा अप्लाई कर दें कि स्प्रिंग जो है वो अपनी शेप बरकरार ना रख सके। अब इस केस में आपको पता है कि स्प्रिंग अपनी शेप बरकरार रखेगा, यानी इसको आप छोड़ेंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स से स्प्रिंग ऐसा बन जाएगा, रिलीज करेंगे, स्प्रिंग दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन से दोबारा इस तरफ चले जाएगा। लेकिन जो स्प्रिंग की शेप है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज नहीं होगी, यानी डीफॉर्म नहीं होगा स्प्रिंग। तो जब तक ये डीफॉर्म ना हो उसके ऊपर ये वाली फोर्स ये वाली इक्वेशन एक्ट कर सकती है। हुक्स लॉ वैलिड हो सकता है। अगर वो अपनी शेप बरकरार ना रखे तो फिर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता उसमें। तो इसमें आपको याद होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फाइंड की थी, जो कि ये थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने इसका एक सोल्यूशन फाइंड किया था, आपको याद होगा, x इज इक्वल टू एक्स एम कोज ओमेगा टी प्लस 5। इसमें एक्स एम एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इज टाइम और 5 स्पेस कांस्टेंट है। आपको पता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो सोल्यूशन होता है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमने इसलिए फाइंड किया था कि हम किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हम उस सिस्टम की पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकें। ठीक है, यानी ये जो है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये वाला सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 3, ऑसिलेटर डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑसिलेटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एट, यानी
मोशन के दौरान जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मूव कर रहा है, उसकी मोशन के दौरान अगर किसी भी टाइम पे हम उसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? इसके सोल्यूशन से करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो इसमें ये था, फिर आपको याद होगा कि हमने एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डिस्कस किया था कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, यानी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स के। तो आपको पता है एक्स अभी हम फाइंड किया है, ये देखें एक्स इज इक्वल टू एक्स एम कोस ओमेगा टी। इसको हमने यहाँ पे पुट किया और उसके बाद आपको यहाँ यानी कोस स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव मैक्सिमम कब होगी इसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, जब ये फैक्टर यानी ये 1 होगा। तो इसका मतलब है कि ये टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहेगी, वेरी करेगी, मैक्सिमम से 0 की तरफ वेरी करेगी। यानी मैक्सिमम कब होगी, जब ये पोर्शन क्या होगा, 1 होगा, और मिनिमम कब होगी, जब ये 0 होगा। तो इसका मतलब है टाइम के साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है हाफ के एक्स के। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपको याद होगा कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो हाफ एम वी स्केयर होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ कैसे पुट करेंगे, ये एक्स है, इसका डेरिवेटिव ले लें, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वो डेरिवेटिव लेकर डायरेक्ट मैंने इधर पुट किया हुआ है, तो ये वेलोसिटी आ गई और वेलोसिटी के बाद ये फार्मूला आ गया। अब आप देखें कि ये एम ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये के की वैल्यू मैक्सिमम होगी, हाफ के एक्स एन स्केयर होगी। और मिनिमम कब होगी, जब साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, मतलब ऑसिलेट करेगी, यानी कभी ये मैक्सिमम होगी, कभी 0 होगी, और कभी मैक्सिमम से 0 के दरमियान तमाम वैल्यूज होंगी। तो उसकी वैल्यू भी क्या निकली, हाफ के एक्स एम स्केयर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देखें, हाफ के एक्स एम स्केयर निकली, काइनेटिक एनर्जी की भी वही निकली। और अगर हम दोबारा इक्वेशन नंबर 4 को देखें, इन दोनों को वैल्यूज को पुट करें, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को पुट करें और किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम में टोटल एनर्जी को चेक करें तो कितनी होगी, वो देखें। इन दोनों को सम किया, सम करने के बाद आंसर क्या आया, हाफ के एक्स एम स्केयर। इसको हम ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं कि ये देखें, ये एक सिस्टम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसको अपने जहन में कंसीडर कर लें। ये इसका एम्पलीट्यूड है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका एम्पलीट्यूड है। वहां पे हमने एक्सएम से शो किया था, यहाँ पे ए से शो कर रहे हैं, सिर्फ है एम्पलीट्यूड। तो इसमें देखें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स के, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है कि जैसे जैसे मैक्सिमम पोजीशन पर होता है सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ आता है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। और फिर दूसरी डायरेक्शन में जिस तरह ये एक्सट्रीम की तरफ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, चाहे मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पोजीशन की वजह से होता है। चूंकि ये एम्पलीट्यूड है, तो जिधर पोजीशन मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी भी उधर ही ज्यादा होती है। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है दोनों डायरेक्शन में। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से होती है, और ये क्या है, मीन पोजीशन है। और आपको पता है कि जब मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसके लिए मैं मतलब ये मीन पोजीशन है, अभी मैं आपको उसी डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वहां से आप इसको मजीद इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो देखिए जो जबकि वेलोसिटी जो है मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हो, चाहे सिंपल पेंडुलम में हो, जो एक्सट्रीम पे होती है वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो जहां पे वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0 है।
लेकिन मीन पोजीशन के ऊपर क्या क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन से चाहे आप दाएं तरफ जा रहे हो चाहे बाएं तरफ जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती रहती है। क्यों कम होती है, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही होती है। अब इसी को जहन में रखें, मैं मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तरफ जा रहा हूं, आप वहां से इसको देखें। यहाँ पे जिस तरह जैसे ही हम एक्सट्रीम पे इसको लेके जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इस वक्त इसकी पोजीशन मैक्सिमम है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासले पर ये मौजूद है, इसलिए इसकी तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो पोटेंशियल है मैथ की, तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। तो जैसे हम इसको रिलीज करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल आहिस्ता आहिस्ता मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो ये मीन पोजीशन के ऊपर जैसे ये मीन पोजीशन से पास करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी तमाम की तमाम किसमें तब्दील हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर ये यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि इनर्शिया की वजह से आगे मूव करता रहता है, तो ये कंप्रेस हो जाता है। तो इस यहाँ पे भी ये इसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। इन दोनों पोजीशन के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो इसी को यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसकी एनर्जी को शो किया हुआ है कि एक जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था एक ऑसिलेशन के लिए, एक ऑसिलेशन के लिए इस तरह शो किया था। लेकिन किसी भी वक्त आपने देखना हो कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर क्या है, ये वाली इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी, इस पॉइंट पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इतनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर, या सिंपल हार्मोनिक, कोई ऐसा सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन रखता हो, उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, तो वो एनर्जी टोटल होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए इसका जो आंसर आया था हमारा, ये देखें, हाफ के एक्स स्क्वायर आया था। पोटेंशियल एनर्जी का भी हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, काइनेटिक एनर्जी का भी हाफ के एक्स स्क्वायर आया था, और इसी तरह टोटल एनर्जी का भी हाफ के एक्स स्क्वायर आया था। इसका मतलब है कि अगर किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 है, तो मीन पोजीशन के ऊपर भी कितनी होगी, 10 होगी, और दरमियान में भाई कहीं पर भी कितनी होगी, 10 होगी, यानी 10 जूल होगी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। मतलब ये था कि पोटेंशियल एनर्जी, तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और इस तरह दोनों एनर्जीज जो है वो ऑसिलेट करती रहती हैं। तो ये था हमारा बैकग्राउंड, हमने जो अब तक इसमें स्टडी किया था। इसके बाद हमारा है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन तमाम जो हमने बैकग्राउंड किया पढ़ा था, इसको अपने जहन में रखें। हम एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं इसकी। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है कि विच कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक मैस सस्पेंडेड फ्रॉम ए थिन कॉर्ड और वायर। तो ये एक वायर के साथ इसको सस्पेंड किया हुआ होता है, जिसका एक एंड फिक्स होता है, एंड व्हेन द मैस इज ट्विस्टेड, यानी जब इसको ट्विस्ट करते हैं, तो ट्विस्ट का मतलब है अप्लाइड टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जो हम अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर फोर्स को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके उसको मतलब उसको फोर्स लगाते हैं, और उसको मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, और उसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। इसी तरह चूंकि रोटेशन है, रोटेशन में फोर्स नहीं होती बल्कि टॉर्क होता है, तो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ट्विस्ट हो जाता है। पहले इसकी पोजीशन ओपी थी, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको हम ट्विस्ट कहते हैं। तो ट्विस्ट हुआ, उसके बाद अबाउट पॉइंट ये एक्सिस है इसका। तो फिर क्या होता है कि about the axis of the wire, and the wire exerts torque on the mass, tending it back to its original position। फिर क्या होता है, जब एक्सटर्नल टॉर्क हम यानी एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स मीन एक्सटर्नल टॉर्क जिसको हम ट्विस्ट कह रहे हैं, तो जब इसको हम रिलीज करते हैं एक्सटर्नल टॉर्क को,
तो फिर जो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस हो चुका होता है वो इसको दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आते हैं। क्या मतलब है कि ओरिजिनली ये पॉइंट OP पे होगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ट्विस्ट करेंगे पॉइंट P कहाँ जाएगा, पॉइंट Q पर। ठीक है, इस वक्त इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस हो गया, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स यानी टॉर्क रिलीज करेंगे तो ये पॉइंट Q दोबारा पॉइंट P पे आएगा, और फिर पॉइंट P पे आने के बाद रुकेगा नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से कहाँ चला जाएगा, R की तरफ चला जाएगा, और फिर R से ये दोबारा P, और P से फिर दोबारा Q, और इस तरह से ये क्या होता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन रहेगी अबाउट मीन पोजीशन। ये रोटेशन ये कंप्लीट रोटेट नहीं करेगा, बल्कि ये वाइब्रेट करेगा, ओसिलेट करेगा R और Q के दरमियान। अभी शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि ये रोटेट करेगा, यानी ये डिस्क है और इसमें फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेशन होगी, इसकी कंप्लीटली रोटेशन नहीं होगी, सर्कुलर मोशन नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगी, ओसिलेशन होगी। ठीक है, तो इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थीटा के, और थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जो टॉर्क है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उतना टॉर्क ज्यादा इसमें प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा। तो एंड टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा, जिसमें थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि के जो है वो टॉर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वायर की प्रॉपर्टीज पे। और नेगेटिव साइन वही है कि इंडिकेट करता है कि टॉर्क, जो रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें चूंकि एक ही टॉर्क है इसलिए मैं यहाँ पर इसको रीस्टोरिंग नहीं कहा। अगर ट्विस्ट को हमने टॉर्क कह देते ना, तो फिर हम यहाँ पे इसको रीस्टोरिंग टॉर्क लिखते, लेकिन ट्विस्ट को हमने टॉर्क नहीं कहा बल्कि बस ट्विस्ट कह दिया। हालांकि ट्विस्ट भी जो है वो एक टॉर्क है, टॉर्क मतलब ये एक्सटर्नल टॉर्क है जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ, तो इसलिए उसको ट्विस्ट का टॉर्क नहीं कहा, इसी वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क को सिर्फ टॉर्क कह दिया, रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं कहा। लेकिन आपको इसको समझना चाहिए कि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है। तो क्या होगा कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नेगेटिव साइन यही शो करता है कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सच अ सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंगुलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो इसका टॉर्क जो है एंगुलर फॉर्म से फाइंड करें तो आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको पता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर, आपको पता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो आई डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के थीटा, और ये बन गया डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर प्लस के ओवर आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है इन एंगुलर फॉर्म। आपको याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी वो थी डी स्केयर एक्स ओवर डी टी स्केयर प्लस के ओवर एम एक्स। अब देखें ये इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं रेड इक्वेशन से, दिस इक्वेशन से अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसमें मतलब सिमेट्री है। ये लीनियर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये किस फॉर्म में है, एंगुलर फॉर्म में है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा टॉर्शनल पेंडुलम का वो होगा t इज इक्वल टू 2 पाई आई ओवर के, जबकि k क्या है, कांस्टेंट है, जो अभी हमने पीछे हमने बता दिया कि k की वैल्यू क्या है। तो इसके बाद है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए वेट एंड वेटलेस inextensible cord suspended from a pivot so that it can swing freely. ठीक है, when a pendulum is displaced sideways from its resting or equilibrium position, it is subjected to a restoring force due to gravity. On releasing, the restoring force accelerates the pendulum back towards the equilibrium position. Such an oscillating vibrating system is called simple pendulum. ये एक सिंपल पेंडुलम है। इसको जब ये मीन पोजीशन पे होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक फोर्स इसके मैस की वजह से
एक फोर्स एक्ट करती है W इज इक्वल टू mg, और एक फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। लेकिन जैसे ही इस पेंडुलम को हम डिस्प्लेस करते हैं थ्रू एंगल थीटा अलोंग राइट डायरेक्शन, और फिर जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करते हैं थीटा, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। एक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी। क्या करेगी वो रीस्टोरिंग फोर्स के जैसे ही हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करेंगे, ये रीस्टोरिंग फोर्स इस सिस्टम को दोबारा से मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी। इसीलिए मीन पोजीशन की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी फोर्स होती है जो किसी सिस्टम को उसके मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। ए फोर्स विच ब्रिंग्स बैक द सिस्टम टू इट्स मीन पोजीशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसमें भी वो जो फोर्स है उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसमें क्या होगा देखें, जैसे ही हमने इसको डिस्प्लेस किया, यहाँ पे हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया, मीन पोजीशन पे थी तो दो फोर्सेस थी, टेंशन और वेट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही। लेकिन जैसे ही एंगल प्रोड्यूस हुआ, ये जो फोर्स थी W इज इक्वल टू mg, यहाँ पर ये क्या होती है, ये रिजोल्व होती है इनटू टू कंपोनेंट्स, एक mg cos ऑफ थीटा और दूसरा mg sin ऑफ थीटा। ये जो mg cos ऑफ थीटा है इसको कहते हैं रेडियल कंपोनेंट्स, और जो mg sin ऑफ थीटा है इसको कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखें, ये एक ना सर्कल बन रहा है। अगर आप इसको इसी तरह एक्सटेंड करते रहें इसकी मोशन को, और इसको सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर कर लें सर्कल का, तो ये देखें ये जो पॉइंट होगा ना, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो इस सर्कुलर सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से पास करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट्स। इसमें आप देखें कि ये जो रेडियल कंपोनेंट है mg cos ऑफ थीटा, ये कैंसल कर रहा है किससे, टेंशन से। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेट टेंशन से, ये रोप के अंदर ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, ये वो फोर्स है, एक दूसरे को कैंसिल करें। बिल्कुल इसी तरह जब इस सिचुएशन में mg cos ऑफ थीटा, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है टेंशन, इस दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर रहे हैं। जबकि ये जो mg cos, अब हम इसको रिलीज कर देते हैं, यानी mg cos ऑफ थीटा इसकी मोशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, mg sin ऑफ थीटा। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, ये फौरन से पहले ये कहाँ आ जाएगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन। तो कौन सी फोर्स इसको मीन पोजीशन पे लेके आई है, mg sin ऑफ थीटा। तो इसका मतलब है कि mg sin ऑफ थीटा क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो mg sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है इसके नतीजे में जो एंगल है और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो Fx रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो माइनस mg sin ऑफ थीटा। तो आप देखें कि ये मैस और g दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Fx इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट साइन ऑफ थीटा। तो देखें Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आप जरा मैस स्प्रिंग सिस्टम को अपने जहन में लेके आए। उसमें क्या था कि मैस स्प्रिंग सिस्टम ने हमने डिफाइन किया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो एंगुलर फॉर्म में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए किसके, थीटा के। लेकिन यहाँ तो जो एंगुलर फॉर्म में जो फोर्स है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है साइन ऑफ थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होती तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था किसके, थीटा के, ना कि साइन ऑफ थीटा के। तो इसका मतलब है कि इस केस में यहां तक मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नॉट एग्जैक्टली द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किस तरह बना सकते हैं, ये कब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, हाउ टू मेक दिस मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू मेक द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन
simple harmonic motion. Sorry, how to make the motion of a simple pendulum a simple harmonic motion, exactly simple harmonic motion. तो हम कब उसको कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि motion of simple pendulum is could be exactly simple harmonic motion only if angle is small. यानी small angle के लिए, यानी ये जो displace आप इसको करते हैं ना, अगर ये angle small है तो ये मोशन सिंपल हार्मोनिक हो सकती है, अदरवाइज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। स्मॉल एंगल से मुराद ये है कि आप एंगल जो है वो लेस देन 5 या 5 तक कर लें तो ठीक है, यानी इसको इतना ज्यादा डिस्प्लेस ना कर दें आप कि इसको मीन पोजीशन से उठा के आप यहाँ पे चले जाएं और फिर इसको रिलीज करें और ये मूव करे इतना ज्यादा, तो इस सूरत में इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने एंगल डिस्प्लेस किया है 0 से 5 तक, सो इट्स ओके, तब इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम वही कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के अंदर माइनस mg थीटा पुट कर दिया। तो इसका मतलब है आप देखें ये mg क्या है, कांस्टेंट है, तो mg कांस्टेंट है तो fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इसका मतलब है कि अब ये एग्जैक्टली वैलिड है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के लिए। क्या थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लीनियर के लिए ये थी कि जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। तो एंगुलर में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, थीटा के। तो इसका मतलब है सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, और इसका मतलब ये है कि ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ये अब क्या है कि अब इन दो फिगर्स को देखें, फिगर ए, इसको मैंने फिगर ए कह दिया, इसको फिगर बी कह दिया। ये हमने कहाँ से लिया, ये मैंने यहाँ से लिया। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमने ये वाला पोर्शन लिया और यहाँ से ये वाला पोर्शन लिया और फिर ये वाला पोर्शन लिया। तो ये देखें, ये लेंथ है, और चूंकि स्मॉल एंगल के लिए है, वेरी स्मॉल एंगल 0 से 5 तक, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट होगा। यानी अगर एंगल स्मॉल हो तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। तो ये देखें ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ये x है, इसको कैपिटल L यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, और ये एंगल थीटा। तो ये सर्कुलर मोशन आपको पता है, ये सर्कुलर मोशन में एक स्टैंडर्ड फार्मूला है S इज इक्वल टू आर थीटा। यानी अगर कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसकी जो सिंपल पेंडुलम है ना, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी मोशन को आप कंसीडर कर सकते हैं सर्कुलर मोशन। ये देखें, ये एक सर्कल बन रहा है, इसको सेंटर ऑफ सर्कल कंसीडर कर लें इस पॉइंट को, तो आप इसकी मोशन को क्या कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन कंसीडर कर सकते हैं। ये इस तरह मूव करेगा, ये वाला पॉइंट सेंटर। तो हम इसके इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो हमने है, इसको हम, इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। और वो हमने किया, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो और उस किसी रेडियस r से, और फॉर स्मॉल एंगल थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, s, तो s इज इक्वल टू आर थीटा। तो अब इससे आप कंपेयर करें अपने इस सिस्टम को, तो इसमें हमारे इसमें s है, तो हमारे लिए s क्या होगा, x होगा। ये r हमारे लिए क्या है, कैपिटल L, और थीटा दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब है s इज इक्वल टू आर थीटा किसके इक्वल होगा इस केस में, x इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू x ओवर L। तो इस x ओवर L थीटा की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दें, इधर पुट कर दें आप इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट की fx इज इक्वल टू माइनस mg ओवर L इंटू एक्स। तो ये देखें, ये फोर्स ये कांस्टेंट है, mg ओवर L कांस्टेंट है, तो fx इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, जबकि k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली mg ओवर L। तो इसका मतलब है fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यानी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एंगुलर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें, यही नेसेसरीली कंडीशन थी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन लीनियर फॉर्म। तो हमने यही किया था, एंगुलर फॉर्म में हमने
एंगुलर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सही है। जबकि एंगुलर फॉर्म में भी ये कंप्लीटली वैलिड हुआ था, किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन के लिए। तो यहाँ से हमने फिर क्या किया, टाइम पीरियड इसका फाइंड कर लिया। ये इसमें सबसे अहम चीज जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, चाहे वो मैस स्प्रिंग सिस्टम हो, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, या कोई और सिस्टम हो, जो जैसे अभी हम फिजिकल पेंडुलम पढ़ेंगे, इन तमाम चीज़ों में सबसे अहम चीज़ क्या है, टाइम पीरियड है। ये तमाम सब कुछ हम क्यों करते हैं, टाइम पीरियड के लिए करते हैं। और इसी टाइम पीरियड से या कोई दूसरे फार्मूला मतलब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बहरहाल जो अहम चीज है वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए ये सब कुछ हम करते हैं। तो टाइम पीरियड हमने फाइंड किया 2πm/k, और k की वैल्यू अभी हमने फाइंड की mg/l। तो टाइम पीरियड जो फाइंड किया हमने सिंपल पेंडुलम का, वो है 2πl/g। तो आप इसमें देखें, अहम बात ये है कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, वो जो इसके ऊपर मास होता है उस पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ जो बॉब हमने यूज किया था, उससे वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं कि वो उसको माउंट किया जाता है, माउंट एनी रिजिड बॉडी such that it can swing in a vertical plane about an axis passing through the body. Such a system is called physical pendulum. तो ये देखें, ये फिजिकल पेंडुलम है, रैंडम शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो बैट है, जिससे हम मतलब क्रिकेट बैट है, उसे आप एज ए फिजिकल पेंडुलम समझ सकते हैं, या बेसबॉल से जो यूज करते हैं वो भी फिजिकल पेंडुलम होता है। तो ये फिजिकल पेंडुलम है। बिल्कुल इसमें वही स्ट्रेटजी यूज होगी जो हमने सिंपल पेंडुलम में यूज की थी। यानी अगर ये इसको डिस्प्लेस ना करें एंगल थीटा से, तो फिर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही टेंशन और वेट जो है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन जैसे हम इसको डिस्प्लेस करते हैं थ्रू एंगल थीटा, तो क्या हो जाता है कि ये वेट जो होता है, ये mg, इसको कैपिटल M से इसलिए शो किया है ये कि इसका जो टोटल मैथ है इस सिंपल इस फिजिकल पेंडुलम का, वो एक पॉइंट C, जिसको सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, उस पे एक्ट करते हैं। ठीक है। इस पॉइंट P के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। इस पूरी बॉडी का जो मैस है वो इस पॉइंट C के ऊपर, इसको सेंटर ऑफ मैस कहते हैं, इसके ऊपर एक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि यानी अगर आप इस पॉइंट C को अगर किसी एक यानी यानी पेन के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यानी इसको उस पेन के ऊपर रख दें, तो ये स्टेबल होगा। यानी इस बॉडी का जो सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इसको किसी चीज के ऊपर रखें तो ये स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है। जिस तरह मैंने पेन की या पेंसिल की मिसाल दी है, इसको पेंसिल के ऊपर रख लें या पेन के ऊपर रखें तो ये गिरेगा नहीं। तो ये वो एक पॉइंट होता है इस पूरी बॉडी का, डीफॉर्म्ड बॉडी का, या जिस के ऊपर इस बॉडी का तमाम जो मैस है या वो एक्ट कर रहा होता है। तो इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तो इसी तरह जैसे ही इसको हम रोटेट करेंगे, ये हमने रोटेट किया इसको, इसकी जो मेन पोजीशन है वो ये थी, यानी ये बॉडी इधर होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको ऑलरेडी डिस्प्लेस किया। ये जो पॉइंट पी है ना, ये एक्सिस है, एक्सिस यानी ये इसके अबाउट मूव करेगा। ठीक है। इसके पॉइंट अबाउट मूव करेगा। तो ये हमने इसको ऑलरेडी डिस्प्लेस किया हुआ है। ये जो पोजीशन है ना इसकी, इसे ऑलरेडी डिस्प्लेस हुआ हुआ है, यानी एंगल थ्रू एंगल थीटा ये शो किया हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे, ये जो इसके इस पॉइंट के ऊपर जो इसका बॉडी का जो टोटल वेट है mg, ये रिजोल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक mg साइन ऑफ थीटा और दूसरा कहाँ पे होगा, इधर होगा mg कोज ऑफ थीटा। mg कोज ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई किरदार नहीं होता है इसकी मोशन में। मैंने आपको सिंपल पेंडुलम के केस में भी बताया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है mg साइन ऑफ थीटा। तो mg साइन ऑफ थीटा है, तो mg साइन ऑफ थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस सिस्टम बैक इट्स मेन पोजीशन। ये इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है। इसकी तरफ लेकर आएगा। चूंकि अब ये रोटेशन में है,
इसमें एंगल इन्वॉल्व है, एंगल इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें रोटेशन होगी, रोटेशन होगी तो टॉर्क होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी रेज हो सकता है कि अगर यहाँ पे ये एंगल था, एंगल है, तो इसमें टॉर्क को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम में हमने टॉर्क को डिस्कस क्यों नहीं किया? उसकी वजह ये थी कि हम सिंपल पेंडुलम को, सिंपल उसकी एंगुलर फॉर्म को हम किस में लेके जा रहे थे, लीनियर फॉर्म में जा रहे थे, इसलिए हमने वहां पे टॉर्क को डिस्कस नहीं किया। अगर आप चाहें तो उसकी एक कैलकुलेशन टॉर्क के लिहाज से भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे लिए अहम बात ये थी सिंपल पेंडुलम में कि हम उसकी एंगुलर फॉर्म को हम उसकी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने उस टॉर्क की तरफ नहीं गए। लेकिन इसमें हम टॉर्क की तरफ जाएंगे, क्योंकि एंगुलर फॉर्म में टॉर्क, जैसे ही एंगल इन्वॉल्व होता है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, फिर फोर्स नहीं होती, फिर टॉर्क होता है, फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, एक्सटर्नल टॉर्क होता है, फिर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होती, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो हमारे लिए टॉर्क है तो ये जो टॉर्क है, तो देखें रीस्टोरिंग टॉर्क, ऐसा टॉर्क जो इसको मीन पोजीशन पर लेकर आएगा, तो वो क्या है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ, जबकि एफ क्या है, एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो फोर्स क्या है, एम जी, तो ये डी, जबकि आर क्या है, आर ये वाला डिस्टेंस है, सी से लेकर पी तक के पॉइंट को, डिस्टेंस को डी कहते हैं। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर डी है तो हमने डी के लिहाज से इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा डी एम जी साइन ऑफ थीटा। एम जी डी ये क्या है, कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है, इस यानी इस बॉडी का एक मैस होगा वो कांस्टेंट है, कोई भी उसकी वैल्यू आ जाए, मीन फॉर एग्जांपल 20 ग्राम है तो कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आप नियर टू अर्थ करेंगे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, डी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो तमाम चीजें कांस्टेंट है, तो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखें टॉर्क इज इक्वल टू क्या हुआ, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट साइन ऑफ थीटा, इसका मतलब है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अगेन इसमें यही प्रॉब्लम है कि अगर ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो फिर इसको, ये तो हो सकता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, साइन थीटा नहीं होना चाहिए, वही वाला प्रॉब्लम जो सिंपल पेंडुलम में हुआ था सेम टू सेम यहाँ पे भी रेज हुआ। तो इसका मतलब है कि अब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जो हमने सिंपल पेंडुलम में किया था, कि ये स्मॉल एंगल के लिए इसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक होगी, लेकिन फॉर बिगर एंगल इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी, इसलिए हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्मॉल एंगल्स के लिए। तो स्मॉल एंगल क्या है, वही है स्मॉल एंगल 5 डिग्री, 5 डिग्री या लेस देन 5 डिग्री, ये लाजमी नहीं है 5 डिग्री करें आप, मतलब 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ समझाने के लिए कि 5 डिग्री तक या 7 या मे बी 8 डिग्री तक ये वैलिड है। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट कर देते हैं, तो माइनस, तो ये एम जी डी कॉन्स्टेंट, सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गई, यानी जो एक्सटर्नल रीस्टोरिंग टॉर्क है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गई, सही है। तो देखें टॉर्क है, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन कैन बी डिस्क्राइब एज, टॉर्क को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, तो हमने इनको कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया इक्वेशन माइनस एम जी डी, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन नंबरिंग गलत है, ये इक्वेशन 3 है। तो फिर क्या होगा कि आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी ओवर आई, तो अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, एम जी डी ओवर आई, ये कांस्टेंट है के, एम जी डी ओवर आई। तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये क्या बता रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट बोथ द क्वांटिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। तो देखें इसमें दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 को देखें, अल्फा इज इक्वल अल्फा प्लस एम जी डी ओवर आई और इंटू थीटा, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी स्केयर थीटा ओवर डी टी स्केयर प्लस एम जी डी ओवर आई, तो ये एम जी डी ओवर आई क्या है, के है। तो ये देखें ये इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन फिर क्या है, ये एंगुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये वाली इक्वेशन क्या है,
एंगुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब है कि स्मॉल एंगल के लिए मोशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम इज एग्जैक्टली सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसमें टाइम पीरियड क्या है, t इज इक्वल टू 2πI/mgd, ये सिंपल फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। ठीक है, अब क्या है कि फिजिकल पेंडुलम एज ए स्पेशल केस, इसमें क्या है कि जो फिजिकल पेंडुलम है उसको हम एज ए सिंपल पेंडुलम भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ता है कि जो फिजिकल पेंडुलम में को सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो लेंथ है ना उसको बढ़ा दें बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि जमीन अभी अगर आप मतलब डिस्टेंस जमीन को अगर पॉइंट बनाना हो जमीन को, तो क्या करें, यानी बहुत दूर चले जाएं। जिस तरह हम जमीन पर खड़े होकर चांद को देखते हैं, वो एक मतलब एक बहुत ही छोटी सी चीज नजर आती है, लेकिन चांद से जो दूर सियारे हैं वो बाज़ औक़ात यानी अगर आप देखें तो वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी वो पॉइंट की सूरत में नजर आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी बॉडी की जो साइज है वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस डिस्टेंस से देख रहे हैं। सही है, यानी अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते रहें तो एक वक्त आएगा वो जो बॉडी है वो पॉइंट बन जाएगा, सिंगल पॉइंट। तो इसी तरह अगर आपने फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बनाना है, क्या करेंगे आप, उसकी लेंथ बढ़ाएं, लेंथ बड़ी कर दें। यानी वो जो आप जिस कॉर्ड के साथ आपने फिजिकल पेंडुलम को यानी यानी उसको टाइट करना है, उसको यानी सिस्टम बनाना है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा कर दें। पहले अगर 1 मीटर थी, अब अगर आप 100 मीटर के साथ 100 मीटर लेंथ की किसी कॉर्ड के साथ, किसी स्ट्रिंग के साथ फिजिकल पेंडुलम को टाइट करेंगे ना, तो फिजिकल पेंडुलम यानी बैट वो आपको कंसीडर होगा जैसे सिंपल पेंडुलम के अंदर वो हमें एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। यानी वो जो एक पार्टिकल होता है या बॉब होता है, वो जिस तरह से जो जो उसकी वैल्यू बनती है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पेंडुलम की लेंथ बढ़ा दें फिजिकल पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए, तो बिल्कुल वैसे ही फिजिकल पेंडुलम जो है वो एक्ट करेगा जैसे सिंपल पेंडुलम के अंदर वो मैस एक्ट करता है। तो ये एक स्पेशल केस है कि अगर आप चाहते हैं फिजिकल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम बन जाए, तो फिर उसकी लेंथ बढ़ा दें, लेंथ बढ़ा के फिजिकल पेंडुलम को उसके साथ अटैच कर दें, वो अब ऐसे ही एक्ट करेगा जैसे फिजिकल सिंपल पेंडुलम करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर शो किया है। अब ये जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा है, तो फिजिकल इसके नतीजे में इसकी लेंथ के मुकाबले में ये जो फिजिकल पेंडुलम है ये बहुत छोटा महसूस होगा। सही है, तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया ऑफ ए बॉडी क्या है, आई इज इक्वल टू एम एल स्केयर। तो मूवमेंट आर्म क्या हो जाएगा, मूवमेंट आर्म बनेगा ये लेंथ। ये देखे ना, यहाँ पे मूवमेंट आर्म क्या था फिजिकल पेंडुलम के अंदर, ये डी, ये मिसाल के तौर पर 2 सेंटीमीटर है, और अगर हम इसको 1000 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ बांध दें तो फिर डी क्या बन जाएगा, डी क्या बन जाएगा, कैपिटल एल ही बन जाएगा। यानी 2 सेंटीमीटर की फिर तो कोई वैल्यू नहीं होगी, 2000 सेंटीमीटर के मुकाबले में 2 सेंटीमीटर की वैल्यू तो बहुत कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूवमेंट आर्म को हम कैपिटल एल ही कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आप इनकी वैल्यूज को, यानी आई की वैल्यू को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को और डी की वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करें, तो जो टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2πL/g। यानी इसका मतलब होगा कि फिजिकल पेंडुलम क्या बन गया है, सिंपल पेंडुलम बन गया। दिस रिप्रेजेंट्स दैट द फिजिकल पेंडुलम इंक्लूड्स द सिंपल पेंडुलम एज ए स्पेशल केस। ठीक है, अब है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम। अब फिजिकल पेंडुलम, ये सिंपल फिजिकल पेंडुलम मैंने आपको शो किया है। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं जिस तरह बैट की शेप का है। ये जो फिजिकल पेंडुलम था ये रैंडम शेप का था। रैंडम शेप का भी फिजिकल पेंडुलम हो सकता है और बड़ी इस तरह की शेप का भी फिजिकल पेंडुलम हो सकता है। तो अब इस केस में हम करते हैं फिजिकल पेंडुलम इस शेप का। ठीक है, यानी जिस तरह के बैट होता है, बड़ी मतलब डिफाइंड शेप होती है उसकी, इसी तरह का हमने एक फिजिकल पेंडुलम
डिस्क्राइब किया, उसकी इस साइड को ए का, इस साइड को बी का, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है, इसके गिर्द ये रोटेट करता है, ओसिलेट करता है। ये रोटेशन नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रही है, ये इधर वाइब्रेट हो रहा है, ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास है। ये जो पॉइंट डी है ना, ये एक ऐसा डिस्टेंस, अगर इसकी लेंथ इस पूरे फिजिकल पेंडुलम की जिसकी शेप ऐसी हो, वेल डिफाइंड शेप हो, अगर इसकी लेंथ एल हो, यानी मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ 3 मीटर है, तो 2 मीटर पर यानी 2l/3 डिस्टेंस पर, यानी अगर इसकी लेंथ एल हो तो यानी कैपिटल एल हो अगर इसकी लेंथ, तो 2l/3 पर यानी 2/3 पर, यानी अगर मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ 3 मीटर है तो 2 मीटर पर ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर इस वक्त इसको यहाँ पर ओसिलेट करवाएं और इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, कोई टाइम पीरियड आएगा इसका t1, ठीक है, इसको रोटेट करवाएं, कोई टाइम पीरियड आएगा, तो ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट को आप क्या करें, इसको 180 के एंगल पे, इस जो फिजिकल पेंडुलम है इसको 180 पे ले जाएं, यानी ये साइड, ए साइड नीचे आ जाएगी और बी साइड कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और अब ये जो पॉइंट डी है, डी ये वाला पॉइंट जो हमने यहाँ पे शो किया था, जो हमने कहा था कि इसकी लेंथ क्या होती है, यानी ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 2l/3 पर, यानी अगर लेंथ 3 मीटर है तो ये 2 मीटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसको 180 पे, यानी इसको पलट दें, आम जुबान में उलट दें इसको, और इसको फिर क्या करें, इसको वाइब्रेट करवाएं, एक्सिस यहाँ से पास करें और एक्सिस यहाँ से पास करने के बाद इसकी वाइब्रेशन नोट करें, तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा। ये टाइम पीरियड और t2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी अगर इसका टाइम पीरियड 1 मीटर है, 1 सेकंड है, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, 1 सेकंड होगा। यानी p के ऊपर आप रोटेट करवाएं, सॉरी ऑसिलेट करवाएं, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वही टाइम पीरियड इसका कब कितना होगा, होगा जब इसको आप किस पे ऑसिलेट करवाएंगे, पॉइंट डी के ऊपर करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट डी होता है, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर इसका टाइम पीरियड सेम होता है, सेम हो जाए, यानी t1 और t2, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। और ये कोई फिक्स नहीं होता, अगर आपने p को यहाँ पे रखा है तो ये 2/3 पे यहाँ पे होगा, अगर आप p को इनिशियली यहाँ नहीं लेते बल्कि यहाँ ले लेते हैं, नीचे ले आते हैं, तो ये पॉइंट d भी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी ये पॉइंट p फिक्स, d फिक्स उस वक्त होता है जब आप p को फिक्स कर दें। अगर आप p को मूव करवाएंगे तो d भी मूव करेगा, लेकिन एक फिजिकल पेंडुलम के अंदर अगर उसकी वेल डिफाइंड शेप है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होता है जिसका टाइम पीरियड सेम होता है, ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम है, ठीक है। तो ये तो था सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, एक ऐसे फिजिकल पेंडुलम का जिसकी शेप वेल डिफाइन है, ठीक है। और अगर कोई रैंडम आ जाए, अगर रैंडम आ जाए तो फिर उसका पॉइंट डी कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट डी फिर उसका कहाँ होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये होता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम दोनों को इक्वल करें। ये क्या होता है कि यानी पहले आप फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर लें और उसके बाद उसका टाइम पीरियड मालूम करें सिंपल पेंडुलम का, तो यानी उसी को बना लें सिंपल पेंडुलम, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये लेंथ, ये आंसर आएगा L = I/mt, ये कांस्टेंट है लेंथ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नंबर होता है, मैस एक नंबर होता है, d एक नंबर होता है, इन तमाम को, ये तमाम नंबर्स हैं, इन तमाम का आंसर भी क्या आएगा, एक नंबर आएगा। तो ये एक लेंथ है, लेंथ कहाँ से है, पॉइंट P से है। यहाँ पे भी तो देखें ना, हम पॉइंट P से ही डिस्कस करते हैं कि पॉइंट D कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे तो हमने बता दिया कि 2l/3 पे ये एग्जिस्ट करता है,
यहाँ पे ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस लेंथ पर। कहाँ कहाँ से लेंगे वो लेंथ, पॉइंट पी से। तो अब ये मिसाल के तौर पर ये लेंथ आ जाती है, कोई ये नंबर आएगा, फर्ज कर लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर आएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर पर यहाँ पर ये वो पॉइंट है, यानी अभी ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम है। यानी क्या होगा कि पहले आप इसको इस एक्सिस पे रोटेट करवाएं, कोई टाइम पीरियड आएगा इसका, ठीक है, फिर आप इसको 180 पे डिस्प्लेस कर दें, फिर इसको आप इसको इधर लटका दें पॉइंट पी की जगह, इस पॉइंट डी को, ये जो मैंने शो किया हुआ है, इस पॉइंट डी को आप कहाँ लटका दें, पॉइंट पी पे, और इसका टाइम पीरियड फाइंड करें, दोनों का सेम होगा। तो ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम है जब उसकी शेप रैंडम हो, ठीक है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब है सेंटर ऑफ परक्यूजन। क्या होता है सेंटर ऑफ परक्यूजन ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम? ये एक फिजिकल पेंडुलम है, मैं वही ये वाला फिजिकल पेंडुलम ले रहा हूँ जो वेल शेप्ड है, वेल डिफाइंड शेप है, मैथमेटिक्स को आसान करने के लिए। रैंडम के लिए भी यही कैलकुलेशन होगी। तो अब देखें, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट पी है, ये ऑसिलेट करेगा इस पे। ये पॉइंट डी है, पॉइंट डी से पॉइंट सी एम यानी सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है मैंने उसको बी कह दिया, और पॉइंट सी एम से लेकर पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है उसको डी कह दिया, ठीक है। और जो ये लेंथ है ये आपको पता ही है अब कि 2l/3 होती है। सेंटर ऑफ परक्यूजन होता क्या है? अब ये होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ परक्यूजन कि इफ एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, यानी इम्पल्सिव फोर्स के जब ये इधर मैं इसको राइट साइड पे शो किया, इम्पल्सिव फोर्स है कि आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यानी हिट करते हैं इसको इस पॉइंट के ऊपर। सेंटर ऑफ परक्यूजन कब होगा कि आप इस पॉइंट के ऊपर हिट करते हैं लेकिन पॉइंट पी के ऊपर कोई असर नहीं होता, पॉइंट पी कोई फोर्स महसूस नहीं करता। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ परक्यूजन कहते हैं, ठीक है। इफ एन इम्पल्सिव फोर्स एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है ना, अभी हमने डिस्कस किया, इन सच अ वे दैट नो इफेक्ट इज फेल्ट एट द पाइवट पॉइंट, कि यहां पर कोई फोर्स फील ना हो, कोई रिपल्सिव फोर्स जो है वो, कोई रिएक्शन फोर्स हमें यहाँ पे फील ना हो, तो इस पॉइंट को, अगर ऐसी कंडीशन अचीव हो जाए तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ परक्यूजन है, सही है। तो सो इन दिस सेंस द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ परक्यूजन, सही है। तो इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसको हम सोल्व करते हैं। इसको मैं मैथमेटिक्स सोल्व कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सेंटर ऑफ परक्यूजन की फिजिकल एग्जाम्पल क्या होती है। तो ये देखें, ये पहले मैं आपको फिजिकल एग्जांपल बताता हूँ इसकी, कि मिसाल के तौर पर आप, क्या है कि ये एक बैट है, बैट है, यानी जब ये फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, यानी बैट है तो क्रिकेट बैट है, यानी बॉल इसके ऊपर एक्ट करती है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से खिलाड़ी ने बैट को पकड़ा हुआ होता है, ये जो पॉइंट पी है ये एक्चुअली पॉइंट पी, जो बैट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये उस खिलाड़ी ने उसको पकड़ा हुआ है पॉइंट पी से, ठीक है। पॉइंट पी से जब बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो बॉल जो है, चूंकि बॉल को वो डिलीवर करता है, बॉल एक फोर्स है, बॉल आकर टकराती है बैट के साथ यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। जब इस पॉइंट के ऊपर आकर टकराती है ना, तो जो खिलाड़ी ने, प्लेयर ने, बैट्समैन ने जो ये बैट पकड़ा हुआ होता है इधर से, उसके हाथ पर कोई पेन महसूस नहीं होता, उसकी कलाई में, उसकी रिस्ट में कोई दर्द महसूस नहीं होता। यानी जो रिएक्शन फोर्स है, यानी बॉल फोर्स लगाता है बैट के ऊपर इस पॉइंट पे, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है, जो बैट्समैन ने बैट पकड़ा हुआ है जिस पॉइंट से, बैट्समैन के हाथ को कोई जर्क महसूस नहीं होता, कोई पेन नहीं होती। अगर ऐसा हो जाए तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं,
इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ परक्यूजन। ये बेसबॉल में भी हम यूज करते हैं, क्रिकेट बॉल में भी यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पॉइंट बी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ परक्यूजन या सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसकी फिजिकल एग्जांपल है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें मतलब यूज करते हैं इसकी। अब इसकी जो है इसका मैथमेटिक्स है उसको सोल्व करते हैं। इसको आप कंसीडर रखिएगा कि ये अप्लाइड फोर्स है जो बॉल की सूरत में बैट के ऊपर आकर लगती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जबकि ये रिएक्शन फोर्स है जो खिलाड़ी के हाथ पे महसूस होगी। अगर तो ये पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ परक्यूजन है तो खिलाड़ी के हाथ को कुछ नहीं होगा, कोई चोट नहीं लगेगी, कोई जर्क महसूस नहीं होगा। अगर आप में से वो लोग जिन्होंने क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट को समझते हैं, आपको ये होगा कि कभी अगर बॉलर फुल टॉस बॉल करवा दे तो बॉलर उसको रोकने के चक्कर में बॉल कहीं इधर आके लगती है ना, तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होता है। लेकिन वही बॉलर जब बॉल करवाता है तो बैट्समैन के बैट पर बॉल कहीं इस एरिया में आकर लगती है तो बैट्समैन के हाथ को कुछ नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, वो बल्कि वो बड़े आराम से खेलता रहता है। उसके हाथ में पेन सिर्फ उस सूरत में होता है जब बॉल जो है ना वो कोई सेंटर ऑफ मैस से कहीं ऊपर टकराए तो उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट को जानते हैं उन्हें ये बात समझ आसानी से आ रही होगी। बहरहाल तो आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसको आप बॉल समझें, इस पॉइंट को पॉइंट डी के ऊपर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये असल में बॉल आके हिट करती है इस पॉइंट पे, और ये जो पी पॉइंट है ये एक्चुअली वो पॉइंट है जिस पॉइंट से बैट्समैन ने बैट को पकड़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। तो ये टाइम पीरियड ऑफ अ फिजिकल पेंडुलम, यानी बैट एक फिजिकल पेंडुलम है आपको पता है, तो वो 2πi/mgd होगा। इससे अब क्या होगा कि जैसे ही ये अप्लाइड फोर्स बॉल आकर हिस्से हिट करेगी तो ये क्या करेगा, ये इसको रोटेट करवाएगा, सही है, ये रोटेट करेगा इस तरफ। और जबकि रिएक्शन फोर्स होगी, हर फोर्स का आपको पता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो जितनी फोर्स होगी उतना ही रिएक्शन फोर्स होगी। तो इस फोर्स से ये फिजिकल पेंडुलम इस तरफ मूव करेगा और इस फोर्स से इस तरफ मूव करेगा। अब आप देखें ना, ये एक किस्म का कपल नहीं प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, एंगुलर रोटेशन प्रोड्यूस होगी। यानी एंगुलर रोटेशन का मतलब है कि इसमें इसकी कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, सही है। तो ये देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πmgd/I, ये टाइम पीरियड ये होता है फिजिकल पेंडुलम का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है। तो ये mgd/I ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, इस अप्लाइड की भी और इस रिएक्शन फोर्स की। तो ये देखें, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट एक्सिस p ड्यू टू रिएक्शन फोर्स क्या होगी, mgd/IP, रिएक्शन फोर्स की वजह से एट एक्सिस p ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ये होगी। जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट d ड्यू टू अप्लाइड फोर्स की वजह से, ये अप्लाइड फोर्स की वजह से इसकी एंगुलर क्या होगी, वो ये होगी mgd/ID, ठीक है। ये मतलब पॉइंट, ये एक्सिस को शो कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, जाहिर है क्योंकि फोर्सेस इक्वल हैं तो उनके नतीजे में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये इक्वल की हमने, इक्वल करने के बाद इसमें अब हमें दो चीज़ों की वैल्यू चाहिए, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें अबाउट पॉइंट P, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए अबाउट पॉइंट P। यानी इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा और इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो जनरल है फिजिकल पेंडुलम का। पॉइंट P के ऊपर क्या होता है, IC+md², D ये है, D की वैल्यू क्या है, ये है। ये मैं लिखना यहाँ पे शो करना भूल गया हूँ, ये CM से लेकर पॉइंट P तक D है, जबकि ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है, लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है सॉरी, उसमें मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि CM से लेकर पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है उसको D का है, जबकि पॉइंट D से लेकर CM तक का जो डिस्टेंस है उसको D का है। तो इसी में हमने यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
जो है वो आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्केयर है, जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फिजिकल पेंडुलम एट एक्सिस डी, यानी एक्सिस डी, इस एक्सिस को कंसीडर करते हुए, तो वो क्या होगा, आई सी प्लस एम बी स्केयर। सही है। तो पुट द वैल्यू ऑफ आई पी एंड आई डी इन इक्वेशन 3, इस इक्वेशन के अंदर हमने इनकी वैल्यू पुट की और उसको हमने जब सोल्व किया तो हमें एक इक्वेशन मिली, वो मिली आई सी इज इक्वल टू एम बी डी। आई सी क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी एम, सी एम कह दें या सी कह दें, दोनों का मतलब एक ही है, सेंटर ऑफ मैस है। तो आई सी इज इक्वल टू एम बी डी। अब देखें जो नेट फोर्स होगी, कंसीडर कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स करना है, कंसीडर कर लेते हैं कि अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन फोर्स इक्वल नहीं है अगर, तो फिर इन दोनों के नतीजे में क्या होगा, एक नेट फोर्स होगी। मिसाल के तौर पर अप्लाइड फोर्स 10 है और रिएक्शन फोर्स 8 है, तो इनका नेट क्या होगा, 2। सही है। तो यहीं पे हम इसको कर लेते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू एफ अप्लाइड माइनस एफ रिएक्शन एंड दैट वुड बी इक्वल टू एम ए, यानी दोनों फोर्सेस के नतीजे में जो इन दोनों फोर्सेस को का, यानी इस ये फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी तो फोर्स ही होगी, और कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ मास पे। एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो अब हमें पता है टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं हम, टॉर्क अबाउट एक्सिस पी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो वो हम क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, एफ अप्लाइड है तो अप्लाइड लिख दिया, जबकि आर एफ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब देखें ये जो आर है, आर क्या होगा, बी प्लस बी। ये जो आर है, आर क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जहाँ पे फोर्स अप्लाई करती है, और एक्सिस, एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आर बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द पॉइंट वेयर सिस्टम वाइब्रेट। तो ये देखें आर ये होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट डी से लेकर पॉइंट पी तक का जो दरमियानी फासला है वो क्या है, आर है, जबकि वो किसके इक्वल होता है, बी प्लस डी। तो ये देखें आर की जगह, ये आर की जगह क्या पुट करेंगे, बी प्लस डी, और एंगल बिटवीन आर एंड एफ क्या है, 90 डिग्री। ये देखें ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन क्या है, ये एंगल क्या बनता है, 90। तो ये देखिए 90 डिग्री बनता है। तो इन दोनों इस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं अबव इक्वेशन में। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, तो साइन थीटा ये तो 1 हो जाएगा, तो एफ एफ ही रह जाएगा, जबकि आर की जगह क्या आ जाएगा, बी प्लस डी। सही। तो आप क्या कहें, वो हमें ये भी पता है कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, तो वो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, आई अल्फा। ये जनरल इक्वेशन है, सबको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी होता है, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, आई मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी होता है। तो आप क्या करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फिजिकल पेंडुलम एट एक्सिस पी इज इक्वल टू, हमें पता है अभी हमने कैलकुलेट किया, आई पी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्केयर, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फिजिकल पेंडुलम एट एक्स क्या होगा, ए सी एम ओवर डी। तो पुट द वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों की वैल्यू को हम कहाँ पुट करें, इक्वेशन 9 में, इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो क्या आएगा, ये आएगा एफ अप्लाइड बी प्लस डी इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्केयर, ये इक्वेशन आएगी। इसको डी को मल्टीप्लाई कर दें, बी डी प्लस डी स्केयर, और ये इक्वेशन बनेगी आई सी प्लस एम डी स्केयर। तो यहाँ से पुट करें बी डी की वैल्यू, कहाँ से पुट करेंगे, ये देखें ये हमने निकाली थी इक्वेशन 6 से, बी डी की वैल्यू क्या निकलेगी, आई सी ओवर एम। ये हमने बी डी की वैल्यू इक्वेशन इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, आई सी ओवर एम प्लस डी स्केयर। तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें अप्लाइड फोर्स क्या निकली, अप्लाइड फोर्स हमारी निकली एम ए, ठीक है। इस अप्लाइड फोर्स को आप कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें, नेट फोर्स इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें। तो देखें ये मैं इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर रहा हूँ, तो एफ नेट इज इक्वल टू एफ अप्लाइड माइनस एफ रिएक्शन इज इक्वल टू एम ए सी। तो अप्लाइड क्या निकला, एम ए सी माइनस
रिएक्शन, तो ये देखें रिएक्शन फोर्स क्या निकली, 0। तो रिएक्शन फोर्स 0 निकलने का क्या मतलब है कि जब फिजिकल पेंडुलम के ऊपर, ये देखें इसका क्या, इस रिजल्ट का क्या मतलब है कि जब किसी पॉइंट डी के ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट करेगी तो जो रिएक्शन फोर्स होगा पॉइंट पी के ऊपर वो क्या होगा, 0 होगा। ये रिएक्शन फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है हमारी फिजिकल एग्जाम्पल में वो जो प्लेयर होगा वो उसने जो बैट को पकड़ा हुआ होगा उसको वहां पे कोई ज्यादा जो है वो जर्क महसूस नहीं होगा, सिंपली वो उसको बड़े ही आराम से उसको स्टॉक खेल देगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉइंट को कहते हैं कि ये सेंटर ऑफ परफ्यूजन है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। सो थैंक्स फॉर योर अटेंशन, थैंक यू।